Hi everyone, hello everyone, how are all of you? I hope you all are fine, good, healthy. My name is Nitya and you are watching Infinite Minds Mission Shiksha Sikho Padojito with us. And welcome to the third lecture of science in which we are doing chapter number 2, acid, base and salts of class 10th. And today we are doing the second chapter of chemistry in class 10th science. मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्लास 10 की साइंस है उसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है और हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया हुआ है विद हिज ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड all activities, all questions, and today we are covering this full chapter. But in next video we are doing this important questions. Okay. और इसके बाद कुछ और सरप्राइज है वो आपको इस लेक्चर के एंड में पता लगेंगे कि इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे। ये यहाँ तक तो आपको लेक्चर पता था कि ये लेक्चर इतने बजे आएगा एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके आगे और क्या कर रहे होंगे वो आपको इस लेक्चर के एंड में पता लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। In this chapter, we are only talking about our acids and base and salts. क्लियर हो रहा है? जैसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें हमने रिएक्शंस और इक्वेशंस पढ़ी थी केमिकल की, है ना। अब इसमें हम एसिड और बेस पढ़ेंगे। आप सबने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा क्लास 7th में आएगा था चैप्टर, है ना। हमने उसमें भी ये पढ़ा था। अब हम 10th में फिर से उसको कवर कर रहे होंगे विद इट्स इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस एंड सम अदर न्यू टॉपिक्स बेसिकली। So first thing, you have to know that what do you mean by acids and what do you mean by base. Differentiate between acids and base. Okay. अगर कोई आपसे कह देता है कि differentiate between acids and base, so you have to know ना what is the meaning of acid and what is the meaning of base, so that you can comparison between the acids and base. तो आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके कंपैरिजन देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, एक बार रिविजन भी हो जाएगी कि एसिड्स क्या होते थे और बेस क्या होते थे, है ना। इसके ऊपर भी काफी जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बनते हैं। एसिड्स, एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सॉर टेस्ट। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सॉर मींस खट्टा टेस्ट होता है। इनका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर टेस्ट। जैसे अचार खाया होगा सबने, उसमें भी खट्टा सा टेस्ट आता है, वैसे ही इनका टेस्ट होता है। खा के पी के मत देख लेना इसको। ठीक है, इनका टेस्ट खट्टा होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कैसे पता है कि इसका टेस्ट खट्टा होता है, बट हाँ ये खट्टा होता है इनका टेस्ट। वहीं जो हमारे बेसिस है उनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर मीन्स कड़वा। अच्छा, एक एग्जाम्पल है, जब आप नहाने जाते हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है जब अगर हम फेस वॉश कर रहे होते हैं किसी सोप से या किसी फेस वॉश लिक्विड से, तो कभी कभार थोड़ा सा बिल्कुल टेस्ट आ जाता है उसका, है ना। तो कड़वा सा टेस्ट, गंदा सा टेस्ट होता है ना, कड़वा कड़वा सा, ये बेस होता है। ठीक है, तो सोप के अंदर बेस होता है, तो बेस का टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लो चाहे फॉर रिवीजन, याद रखने के लिए भी। तो याद रखने के लिए भी और कुछ रिवीजन भी हो जाए उसके लिए सोप याद रख लो उसके एग्जाम्पल। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। दे गेव एच प्लस आयन, ये एच प्लस आयन डोनेट करते हैं। गेव या डोनेट, या डोनेट, they gave या donate H plus ion, whereas they don't give H plus ion. ये एक्सेप्ट, ये लेते हैं H plus ion और कभी कभी देते हैं, बट OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये पॉजिटिव नहीं देते। ये या तो H plus आयन ये एक्सेप्ट करते हैं मतलब लेते हैं, और डोनेट करते हैं OH माइनस, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर दिस पॉइंट, ये एक्सेप्ट OH और कॉमनली डोनेट OH नेगेटिव आयंस। ओके, द थर्ड पॉइंट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। रेड मतलब आपने देखा होगा, रेड एकदम सिंबल होता है डेंजर का, तो इसको इसी से याद रख लो। एसिड मीन्स डेंजर, एसिड मीन्स डेंजर, डेंजर मीन्स रेड, और ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। तो रेड लिटमस एसिड, रेड लिटमस एसिड। और वेयर एज
दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। बेसिस क्या करते हैं, अब बेस कैसे याद रखोगे, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, आप ऐसे याद रख लो कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। आई बस समझ, एसिड से डेंजर, डेंजर से रेड, तो इसीलिए एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे बी फॉर ब्लू, तो ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बेस। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा हो गया है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, अमोनिया NH3। अब ये बेकिंग सोडा कैसे है, मतलब इसका बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला है, इसका नेम क्या है, ये सब हम एंड में पढ़ेंगे। ये वाला काम जो है इनके एसिड बेसिस का, ये सारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सारा एंड में है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह। अभी मेन हम पहले एसिड और बेस का पढ़ेंगे कि ये जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं इनके नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हमें बताते हैं कि ये चीज एसिड है और ये चीज बेस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मैं क्यों टू स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमारे नेचर के अंदर नेचुरल ही इंडिकेटर हैं, जिनका यूज से हम पता करते हैं कि ये एसिडिक है, ये सब्सटेंस है, ये सोल्यूशन बेसिक है। हम ये सारी चीजें उसमें से पता लगाते हैं, तो हम फ्रॉम द हेल्प ऑफ दीज नेचुरल इंडिकेटर हम इन्हीं से ही पता लगवाते हैं। चलिए, अब इनमें से ना मैं बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा लिटमस, हमारा मिथाइल ऑरेंज, हमारा फिनोप्थलीन एंड चाइना रोज एंड टर्मरिक। टर्मरिक, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन एंड चाइना रोज, ये 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये चीज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल मीन्स नॉर्मल, 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 कि नॉर्मली इनका कलर क्या होता है, और जब हम इनके ऊपर कुछ एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं तो इनका कलर किस में चेंज होता है, और जब हम कुछ बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो उनका कलर किस में चेंज होता है। पहली चीज, आपको ना लिटमस पेपर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि लिटमस पेपर क्या है और क्यों यूज होता है और ये कैसे बनता है, मतलब क्या कलर होता है। तो लिटमस पेपर एक प्लांट होता है, लाइकेन या लीचेन ऐसे कुछ नाम है उसका, LIC, ये ऐसा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, LICHEN, ये नेम है। इस प्लांट से लिटमस पेपर की एक पर्पल डाई निकलती है, उसको एक पेपर के ऊपर हम कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा लिटमस पेपर होता है। आई बात समझ, इसका कलर क्या होता है, पर्पल, क्योंकि जब इसमें से पर्पल डाई निकलती है वो लिटमस पेपर होता है, तो इसीलिए पर्पल लिटमस पेपर का कलर होता है। जब इसके ऊपर अगर हमने मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, तो इसका कलर रेड कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी हाईली एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो वो अपना कलर जो है क्या चेंज कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर लेगा। अगर हम उसी रेड लिटमस पेपर के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, NaOH डाल देंगे, तो क्या होगा, वो अपना कलर ब्लू में चेंज कर लेगा, क्योंकि NaOH इज अ बेस, और जब हम किसी भी बेस को लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मिथाइल ऑरेंज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बोलते हैं हम इनको। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज ही होता है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ऑरेंज का कलर ऑरेंज। ठीक है, जब हम इसके ऊपर एसिड को ऐड करते हैं, या कोई भी एसिडिक एसिड होगा, कोई भी एसिड को अगर हम ऐड करते हैं, ये अपना रंग बदल लेता है, कलर चेंज कर लेता है इन पिंक, ये पिंक में कन्वर्ट हो जाता है।
और वहीं अगर हम इसके ऊपर कोई भी बेस डाल दें तो ये अपना कलर येलो में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट हो रहा है, ये बेस से भी रिएक्ट हो रहा है। क्लियर? ये एसिड से भी रिएक्ट होता है, ये बेस से भी रिएक्ट होता है, तभी ये अपना कभी पिंक कलर कर रहा है, कभी येलो कलर कर रहा है ना? ठीक है। अब फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन वैसे तो व्हाइट कलरलेस कलर में होता है, व्हाइट कलर में होता है, क्योंकि व्हाइट कलर को हम कलरलेस ही बोलते हैं। तो ये वैसे तो व्हाइट कलर में होता है, ठीक है, मतलब कलरलेस। जब हम इसके ऊपर कोई भी एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है। बट जैसे ही हम इसके ऊपर बेस ऐड कर लेते हैं, ये पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादातर वैसे पिंक ही होता है, पिंक ही होता है, मैजेंटा बहुत कम ही लिखते हैं। ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो जैसे फिनोक्सिलिन लिया, उसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो वो कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं बीटरूट को। अब बीटरूट का कलर आप सभी को पता है, यू ऑल हैव नो कि डार्क पिंक कलर का होता है, कल खाते भी हैं, है ना? तो जब हम उसके ऊपर एसिड को ऐड करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, वो पिंक ही रहता है। पर जैसे हम उसके ऊपर बेस को ऐड करते हैं, वो पेल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू पेल येलो कलर। अब ये भी हो गया। अब रेड कैबेज लीव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना रोज पे मैंने स्टार लगाया हुआ, ठीक है। रेड कैबेज लीव वैसे रेड कलर का होता है, एसिड में भी रेड ही रहता है, जैसे ही बेस ऐड होता है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब चाइना रोज। चाइना रोज वैसे होता पिंक कलर में है, जब हम उसके ऊपर एसिड ऐड करते हैं तो वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू डार्क पिंक। और जब हम उसको बेस में ऐड करते हैं, मतलब बेस सोल्यूशन डालते हैं उसके ऊपर, बेस सोल्यूशन जैसे अब हम ये डिटर्जेंट पाउडर हुआ, जैसे ही हम उसके ऊपर उसका सोल्यूशन डालेंगे, इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मरिक। टर्मेरिक क्या होता है आप सभी को पता है, टर्मेरिक मीन हल्दी। आप कपड़ों पे कभी बार हल्दी गिर जाती है ना? तो जब मम्मी उस कपड़े को धोती है, मतलब हल्दी वाले कपड़े को, तो जब हम उसको धोते हैं तो उसका कलर ना, आपने देखा होगा ब्राउन रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो फिर से सूखता है वो फिर से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है, एसिड की जो जब हम उसके ऊपर डाल रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो येलो ही रह रहा है। बट अगर हम उसके ऊपर बेस को ऐड कर रहे हैं, इट विल चेंज इट्स कलर एंड कन्वर्ट इनटू ब्राउनिश रेड कलर। ये आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी वेस्ट सा कपड़ा लेना, कोई अच्छा मत कपड़ा लेना ना, वरना मम्मी मारेगी बहुत ज्यादा। फिर मुझे मत बोलना कि भाई मैम आपको फिर डांट पड़ेगी मेरे को। कोई भी वेस्ट सा कपड़ा लो, उसके ऊपर बिल्कुल चुटकी भर स्प्रिंकल कर दो, उसको पानी से अच्छी तरह से कर लो कि ताकि उसके ऊपर रंग चढ़ जाए पूरा हल्दी का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, उसको जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसका सोल्यूशन लो। ठीक है, मतलब डिटर्जेंट पाउडर को पानी में ऐड करके उसका सोल्यूशन बना लो। फिर उसको उस कपड़े के ऊपर डाल लो और घिसो रगड़ो। ठीक है। जैसे आप उसको रब करोगे, आप देखोगे उसका कलर कन्वर्ट हो रहा है रेडिश कलर में। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर में उसका कलर जो कन्वर्ट हो गया। और जैसे आप उसको सुखाओगे, जैसे आपने हेयर ड्रायर से उसको सुखा लो थोड़ा सा, फिर कि या तो नहीं सूख रहा तो प्रेस वगैरह जो होती है, आयन कर लो उसको। ठीक है। अब जब वो करोगे, जैसे ही वो सूख गया कपड़ा, आप देखोगे फिर से वो येलो कलर में ही कन्वर्ट हुआ होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू येलो कलर अगेन। इससे हमें समझ आता है कि जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इनसे हमें पता लग रहा है कि ये सोल्यूशन हम जब एसिड में डाल रहे हैं तो ये हो रहा है, बेस में डाल रहे हैं तो ये हो रहा है। इट मीन्स ये चीज एसिडिक है, ये चीज बेसिक है। हमें इनसे ये समझ आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट भी होता है क्लियर। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। छोटा सा ए साइड में लिखा हुआ जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिकेटर्स होते हैं स्मेली। जब हम इनमें एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इनकी स्मेल उड़ जाती है। एसिड अगर ऐड करते हैं तो इनकी स्मेल रहती है, अगर हम बेस ऐड कर देते हैं तो इनकी स्मेल उड़ जाती है। ठीक है, जैसे हमने अनियन है, अनियन के ऊपर बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर दिया, तो आप देखोगे विद इन अ मिनट इसकी स्मेल उड़ जाएगी। क्लोव ऑयल। ठीक है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग है, जो लौंग लौंग का तेल,
क्लोव ऑयल को के ऊपर अगर आपने बेकिंग सोडा कुछ भी ऐसे बेस सोल्यूशन ऐड किया तो उसका जो है विद इन अ मिनट, ठीक है, उसका रंग उड़ जाएगा, रंग कह दिया, उसकी स्मेल उड़ जाएगी। वही वनीला एसेंस, वलीना, वलीना, वलीना क्या होता है? वनीला, वनीला एसेंस के ऊपर जब हम बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे तो उसका भी स्मेल उड़ जाएगी। मतलब ये सभी जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे। तो जब भी हम इनके ऊपर बेस डालेंगे इनकी स्मेल जो है उड़ जाएगी। नो स्मेल इन बेस, रिमेन सेम इन एसिड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है? हाँ जी भाई क्यूटूस, लेट्स कम टू दिस टॉपिक विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। हम जब एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैसे रिएक्शन होती है, हम इसके बारे में सब कुछ अभी इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ इतना सा टॉपिक है। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट बहुत लिमिटेड लिमिटेड ही उसमें कंटेंट है और बहुत इजी कंटेंट है उसमें, तो हमें याद करने में भी कुछ मुश्किल नहीं होती। और जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस में तो उनके लिए तो और भी इजी है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जब आप एक चीज सुन लो, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती ही है। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगता है। जैसे ही हम किसी भी कैंडल को, बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाएंगे तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। पूप साउंड, पॉप साउंड याद आया? तो उससे ही, तो जैसे ही पॉप साउंड क्रिएट करेगा हमें पता लग जाएगा कि यस इट्स द हाइड्रोजन गैस, तो हमें इतना भी पता है ना? अब देखो, अब हमने एसिड लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl, H2SO4, कुछ भी, कोई भी मेटल ले लो, हाईली रिएक्टिव लेना बट, ठीक है? जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं ना तो एक बनेगा सॉल्ट, वो होगा मेटल सॉल्ट, वो बन जाएगा मेटल सॉल्ट। और एक हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन, एक हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों बनेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्यों बनेगा हाइड्रोजन गैस? क्योंकि मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर जाते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट होते हैं, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस में रिलीज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए एक हमारा बन गया मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है? अब यहाँ हम पढ़ते हैं मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम, calcium displace hydrogen from the acids which can be seen in hydrogen gas। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं जिससे हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है आगे जाके। The metal combined with the remaining part of acid is formed salt। अब जो अब जो पहला पार्ट था वो तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होके बन गया, ठीक है? अब जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा? मेटल का बचा हुआ पार्ट और एसिड का बचा हुआ पार्ट जब रिएक्ट होगा तो वो एक सॉल्ट बन जाएगा, वो एक सॉल्ट बन जाएगा बट वो होगा एक मेटल सॉल्ट, नमक नहीं, मेटल सॉल्ट, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। ये है हमारी एक्टिविटी एग्जाम्पल, ठीक है? ये मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। जब हमने मैग्नीशियम विच इज अ सॉलिड, जब हमने उसको एक एसिड, कौन सा एसिड है वो? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने किया रिएक्ट। अच्छा, अब ये मेटल था, ये एसिड था, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, तो हमें इससे पता लग गया लास्ट में तो हाइड्रोजन आ रहा है, बचा हुआ क्या रह गया? H2 तो निकल गया, बचा क्या रह गया? Mg और SO4। तो MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट हमारा सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म हो गई। जब हमने किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया? एक बन गया सॉल्ट, एक होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है? अब इसमें आ जाते हैं फ्रॉम एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारी जैसे हमने 1 पॉइंट पता नहीं कौन सी थी, पता नहीं 3 4 इतनी थी, उसमें हमने देखा था जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। तो जब हमने उसमें से जो है क्या कहते हैं उसको, बर्निंग कैंडल पास लेकर गए तो वो बहुत जो है पॉप साउंड क्रिएट करने लगे, पर तो हमें हाइड्रोजन गैस थी वो हमें पता लग गया, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, वो सोप सोल्यूशन से पास करवा रहे हैं और जो वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं
जब उनके पास हम कैंडल को लेकर जा रहे हैं तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करके बर्स्ट हो रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो बस वही चीज हमने इसको लिख देनी है कि जिंक को जब हमने हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दिया रिएक्ट, तो हमारा एक तो बन गया मेटल सॉल्ट, हमारा एक मेटल सॉल्ट बन गया ना, जिंक सल्फेट। जिसके पीछे भी सल्फेट आ जाता है तो वो एक मेटल सॉल्ट बन जाता है। पर वो जरूरी होना चाहिए कि आगे मेटल ही हो, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, तो वो हमारा एक मेटल सॉल्ट बन जाता है। रिमेनिंग क्या बचा? हाइड्रोजन गैस, है ना। जब भी हमने किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया वो क्या बन गया? सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म्ड। इजी है, इजी है। एक चीज याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जब भी किसी को भी रिएक्ट करेंगे, करेंगे करेंगे वो एक सल्फेट में फॉर्म होगा, चाहे वो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, इनमें फॉर्म होगा। आई बात समझ? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी मैं क्यूरूस, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। अब हम मेटल के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, हम उनको जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हम वो जानेंगे। पहले हमने जाना कि जब हमने एसिड को मेटल के साथ किया रिएक्ट, तो एक मेटल सॉल्ट बन गया और एक हमारा H2 गैस फॉर्म हुई थी। अब हम देखते हैं कि जब हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें, अगर हमने मेटल कार्बोनेट को HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो एक तो हमारा सॉल्ट, मेटल सॉल्ट तो फॉर्म होगा ही होगा, एक हमारा CO2 फॉर्म होगा और एक हमारा पानी फॉर्म होगा, एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और एक वाटर फॉर्म होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होगी क्योंकि इसमें मेटल नहीं है, इसमें मेटल कार्बोनेट है और बाई कार्बोनेट। जब कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट आ जाते हैं तो यहाँ पर CO2 फॉर्म होती है। जहां पर भी आपको कार्बोनेट दिख जाए ना, वहां पर CO2 और H2O तो फॉर्म होगा ही होगा, वहां पर CO2 और H2O फॉर्म होगा ही होगा। जहां पर भी आपको कार्बोनेट दिख जाए ना बाबा, जहां पर भी आपको कार्बोनेट दिख जाए वहां पर CO2 तो फॉर्म, वाटर फॉर्म ना हो पर CO2 हमेशा फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। चलिए, अब हमें पता लग गया कि जब हमने मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया या बाई कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा ये तीनों चीजें फॉर्म होगी। अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट विच इज अ सॉलिड फॉर्म, जब हमने उस उसको उसको HCl के साथ किया रिएक्ट, तो NaCl फॉर्म हो गया विच इज मेटल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ठीक है। और क्या फॉर्म हुआ? CO2 और हाइड्रोजन गैस। क्या क्या फॉर्म हुआ जब हमने सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट किया? एक तो हमारा मेटल सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, एक हमारा CO2 गैस फॉर्म हुआ और एक हमारा वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब सेकेंड देख लो, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, एक कीवर्ड याद रखो, इधर भी कार्बोनेट इधर भी कार्बोनेट, ठीक है, तभी फॉर्म हो रहा है H2 और CO2। कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट हुआ, NaCl फिर से बन गया, H2O फॉर्म हो गया, CO2 फॉर्म हो गया। ये था हमारा बाइकार्बोनेट, ये था हमारा कार्बोनेट। ये होता है डिफरेंस। नेम अलग अलग है, रिएक्शन सेम हो रही है, नेम अलग अलग है, रिएक्शन सेम हो रही है। अब एक हमारी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में ये हमने ना फर्स्ट चैप्टर में भी की हुई है कि क्विक लाइन है, जो स्लेट लाइन है, सॉरी, जब हम स्लेट लाइन, सॉरी, हाँ, जब हम स्लेट लाइन के अंदर उसको CO2 से पास करवाते हैं तो हमारा CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना। अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, वो एक मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्मिंग मिल्की, एक वाटर बन जाता है और एक हमारा मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज याद रख लो, जिस रिएक्शन में एक कुछ भी फॉर्म हो रहा है और साथ में वाटर भी फॉर्म हो रहा है ना, तो वो जो पहली वाली चीज होगी वो इनसॉल्यूबल होगी वाटर में, क्योंकि अगर वो सॉल्यूबल होती तो वो भी वाटरी फॉर्म होती, ठीक है।
तो इट मीन्स वो इनसॉल्युबल है, इसीलिए अलग से वाटर भी फॉर्म हुआ। इसीलिए जो हमारी ये कैल्शियम कार्बोनेट बनी थी ना, जब हमने स्लेट लाइम को CO2 के साथ जो रिएक्ट किया, जब हमारी ये मिल्की फॉर्म हुई ना, तो ये इनसॉल्युबल थी वाटर में। बट अगर हम इसके अंदर, तो हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट में सिर्फ हाइड्रोजन को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है। बट अगर हम जब कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर हमारा बना, जब हम उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे, तो वो क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। वो एक ही चीज फॉर्म होगी और वो सॉल्युबल होगी वाटर में। वो फिर से क्या कन्वर्ट हो गया, वाटर में फॉर्म हो गया, मतलब सॉल्युबल हो गया। तो जब हमने इसको, इस पूरी रिएक्शन को उठा के इधर रखा और इसमें से फिर से CO2 गैस को पास करवा दिया, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, CaHCO3 ब्रैकेट 2। आई वो समझ। स्लेट लाइन थी हमारी CaOH2, जब हमने इसमें से CO2 इन स्पेसिफिक अमाउंट में पास करवाया, हमारी CaCO3 बन गई विच इज मिल्की एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। और क्या बन गया हमारा, H2O बन गया, है ना। अब जब ये दो चीज बन गई, हमने इसमें से अब स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं पास करवाया, हमने बहुत सारी अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करवाया, तो हमारा CaHCO3 ब्रैकेट क्लोज 2, ये बन गया विच इज अगेन सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आगे समझ, सबको आगे समझ। जब हम किसी भी रिएक्शन में एसिड को मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट, ये चीज याद रखो, जहां पे कार सी, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा होगा और साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर। ठीक है, साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर। और जहां पर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। उससे याद रख लो, उसका मेटल का याद रखो, जिंक। क्योंकि जब भी हम जिंक की रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, तो जिंक से याद रख लो कि मेटल है, तो जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन गैस, इसमें कार्बोनेट है तो सी से कार्बोनेट, सी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस, ये ट्रिक्स है, ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती है, याद रख लिया करो, ठीक है, आपकी हेल्प बहुत आती है फिर। मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रलाइजेशन। वो बहुत इजी सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, मैं क्यूटू, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और जब भी हम एसिड और बेस को साथ में रिएक्ट करते हैं ना, तो एक तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है, एक हमारा वाटर फॉर्म होता है। इसको आप याद कर लो अच्छी तरह, इसकी डेफिनेशन को आप याद कर लो अच्छी तरह से। क्या है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज neutralization reaction. What do you mean by neutralization? The reaction between acid and base to give salt and water is called neutralization. Okay. Generally, heat is given out during this reaction. मतलब it is exothermic reaction. Heat is releasing out. It's given out during this reaction, and acidic properties of acid disappears. मतलब जो एसिड प्रॉपर्टीज हैं, मतलब एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस रिएक्शन में वो खत्म हो जाती है एसिड में। ठीक है, द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड डिसअपियर्स। एग्जांपल देख लो, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, तो हमारा एक तो सॉल्ट फॉर्म हुआ विच इज सोडियम क्लोराइड, और एक हमारा वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा एसिड था। सोडियम, जहां पर भी आपको सोडियम दिख जाए ना, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा एक तरह सा बेस ही होता है। सोडियम क्लोराइड नहीं, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ये हमारा बेस होता है। सोडियम हमेशा बेस में आता है। ठीक है, तो ये एसिड, ये बेस, ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये हमारा वाटर बन गया। ठीक है, आई बस समझ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्ट और वाटर बन जाता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ आ गया सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड समझ आ गया? रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड समझ आ गया? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गई। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? Now cuties, let's come to the next topic which is reaction of metallic oxides with acid. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं एक तरह से बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ये बेस ही होते हैं। तो आपको ये पता है कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हो रही है, बस यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड दे दिया बेसिक के बेस की जगह, बट ये भी बेसिक ही ऑक्साइड होते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है ना, these oxides are similar to the basic oxide and when react with acid they give salt and water. These oxides are similar to what? Basic oxides. और when react with acid it gives salt and water. ठीक है? यहाँ पे ये प्रॉपर में लिखा भी हुआ मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जब हमने कॉपर ऑक्साइड को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा कॉपर सेकंड क्लोराइड बन गया और वाटर फॉर्म हो गया, मतलब कि ये एक सॉल्ट फॉर्म हो गया और हमारा H2O फॉर्म हो गया। और ये जो फॉर्म हुआ ना CuCl2, ये क्या कर सकता है, ये सोल्यूशन को ब्लू और ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर सकता है। तो रिएक्शन हमारी क्या आ रही है, CuO प्लस HCl इज इक्वल टू Cl2 प्लस H2O। ओके, अब यहाँ पर मैंने वो सिंबल्स नहीं लिखे कि S कौन सा है, L कौन सा है, वो सब आप खुद लिखोगे। इतना तो हमें सबको पता है कि ये तो लिक्विड ही होता है। अब यहाँ से आप खुद बताओगे, ये भी एक्वस है, इतना भी हमें पता है। तो यहाँ से आप सारा खुद बताओगे, ठीक है? एक हिंट और दे देती हूँ, ये हमारा है सॉलिड है। अब आप बताओ कि ये जो CuCl2 क्या बना? कमेंट सेक्शन में बताना कि CuCl2 क्या बनेगा, ठीक है? नाउ एवरीथिंग क्लियर? जहां पर भी आपको मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं, जहां पर भी पीछे ऑक्साइड आ जाए वो क्या होगा, हमारा बेस ही होगा। जहां पर भी ऑक्साइड आ जाए वो बेस ही होता है, वो बेस ही होता है, चाहे वो आयरन ऑक्साइड हो, कॉपर ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो या कौन सा मर्जी ऑक्साइड हो, वो बेसिक ऑक्साइड ही होता है और उसकी रिएक्शन सॉल्ट और वाटर में ही कन्वर्ट होती है, जब जब वो एसिड के साथ रिएक्ट हो, ठीक है? या दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, मैं क्यूटूस लेट्स कम टू दिस सेकंड टॉपिक। ये भी हमारा सिमिलर टॉपिक है, हमने पहले जो मेटेलिक पढ़ा, मेटेलिक ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने न्यूट्रलाइजेशन किया। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक आ गया। आपको एक चीज बता देती हूँ, एक आपने मीम बहुत देखा है अक्षय कुमार का फिफ्थ वाला, है ना? इसमें भी वही चीज हो रही है, मेटेलिक क्या कर रहा है, बेस बन रहा है, यहाँ पर नॉन मेटेलिक यस एसिड बन रहा है। सेम न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है, ठीक है? तो ज्यादा मैं इसमें समझा नहीं रही, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ। Similar to the neutralization reaction, in this reaction, non-metallic oxide are acidic in nature. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस जब हम कर लेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे यहाँ पर जब हमने स्लेट लाइम को CO2 के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, CaCO3 प्लस H2O। तो ये क्या आ गई थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है? अब मेटालिक और नॉन मेटालिक को आप बस वो जो शाहरुख खान कह दिया, अक्षय कुमार का जो वो मीम है ना ऐसे वाला, बस उससे याद रख लेना, ठीक है? ये भी हो गया। अब आ जाओ सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे ना मैंने बस 2 ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, बाकी इन पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो लिस्ट है आपको अभी ये जो मैं करवा रही हूँ उसके बाद वो पूरी यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी या तो आप चाहते हो तो मैं कुछ शॉर्ट्स बना के डाल दूंगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जाके वहां पूरी पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे आप जाके पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हो, ठीक है? मैं सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको रीड करके बता रही हूँ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम सबको पता है, अल्कोहल और ग्लूकोज कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? हम इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर सकते हैं जब हम वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करते हैं, है ना? अब द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हमें ये भी पता है। बस ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप ध्यान ही नहीं देते और यही पेपर में आ जाते हैं और फिर आप कहते हो यार ये करना भूल गया और यही पेपर में आ गया।
इसीलिए ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया, वहां पे जाके भी देख सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन वाली समझ आ गई। एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनता है। मेटालिक नॉन मेटालिक मेटालिक भी सेम ही होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी भाई, क्यू लेट्स कम टू दिस टॉपिक विच इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। हमने पहले किया था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, वो क्या बन रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा था, मेटल सॉल्ट। यहाँ पर भी सेम चीज बन रही है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बट इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, सिर्फ कुछ ही मेटल के साथ पॉसिबल है। बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ नहीं पॉसिबल। जो मेन मेन मेटल्स है उनके साथ ही पॉसिबल हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे NaOH को जब हमने जिंक के साथ किया रिएक्ट, हमारा सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई, ठीक है। इसमें बेस कौन था, बेस था हमारा NaOH। और मेटल कौन था, मेटल था हमारा जिंक। जब हमने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया, हमारा क्या बन गया, हमारा मेटल ऑफ सॉल्ट बन गया और साथ में हमारी गैस जो है फॉर्म हो गई, विच इज हाइड्रोजन गैस। अब ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में जो मैंने यहाँ पे x लिखा है ना, यू यू हैव टू राइट विद योर ऑल सेल्फ योरसेल्फ। ये आपको खुद बताना है कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे आप खुद। मैंने बैलेंस कर दी हुई है, बस यहाँ पर क्या आएगा आपने वो चीज बैलेंस करके लिखनी है, ठीक है। आपने बस ये x को जो है नेम देना, व्हाट इज x, व्हाट इज x, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, मैं क्यूज, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे होंगे पहले तो एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है हम वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस, मतलब कि वाटर सोल्यूशन। वाटर के सोल्यूशन में एसिड और बेस का बिहेवियर क्या होता है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कलाई क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एल्कलाई नहीं पता होगा तो आपको ये बिहेवियर इनके बारे में पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, the bases which are soluble in H2O are give hydroxide ions in the aqueous solution are called alkalis। सीधी सी बात ये है, जौन से बेस वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो सकते हैं उनको हम एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं, प्रोसेस नहीं, एल्कलाई कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी फिर से एक बार रिपीट करके लिख दिया, हाँ, कि bases which is soluble in H2O are called alkali, are called alkali। and there are two terms of this। एक तो हमारा बेस होता है, एक हमारा एल्कलाई होता है, ठीक है। अब क्या एल्कलाई है सॉल्यूबल इन वाटर, एल्कलाई क्या हमारा सॉल्यूबल वाटर में। ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। सभी एल्कलाई बेसिस हो सकते हैं बट सभी बेसिस एल्कलाई नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी बेस, मतलब जितने भी एल्कलाई हैं वो एक तो बेस तो है ना, वो हमारा एक पार्ट है बेस का जो वाटर में सॉल्यूबल है। बट सभी बेस थोड़ा ना वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सिर्फ बेसिस के कुछ पार्ट जिनको हम एल्कलाई कहते हैं वो सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल हैं। तो सभी एल्कलाई बेस हैं बट सभी बेस एल्कलाई नहीं है, क्योंकि सभी बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो सकते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू लर्न दिस लाइन, यू हैव टू लर्न दिस लाइन, ठीक है। अब हमारा पहला टॉपिक हो गया कि एल्कलाई क्या होता है। चलिए अब आ जाते हैं इनके बिहेवियर पर, कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द वाटर सॉल्यूशन। सबसे पहले एसिड का पढ़ लेते हैं। एसिड प्रोड्यूस H2 आयंस, H2 मतलब H प्लस आयंस इन द वाटर। जैसे जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट स्लाइड पर मैंने यही लिखा था ना कि एसिड क्या करते हैं, H2 आयंस डोनेट करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस इन दी वाटर, वेयर एज बेसिस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन दी वाटर इन दी सोल्यूशन। डन, ये हमने पढ़ा हुआ है तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl acid molecules cannot occur in the absence of water। जो H प्लस आयंस की जो सेपरेशन होती है वो बिना पानी के एसिड के साथ टक्कर नहीं हो सकती, ठीक है। वहीं पे
bases which are soluble in water are called alkali. ओके, इन दोनों की ये पूरी इक्वेशन आप लर्न कर लो। जब हम HCl को वाटर के साथ करेंगे रिएक्ट एक्वस मीडियम के थ्रू, तो H3O प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव में आएगा। NaOH को जब हम H2 से करेंगे, मतलब एक्वस से ही, एक्वस मीडियम से ही करेंगे, तो Na जो हमारा पॉजिटिव में आएगा, OH हमारा नेगेटिव में आएगा। ये भी हमारा हो गया क्लियर, है ना? ये भी हमारा क्लियर हो गया। एल्कलाई क्लियर हो गया। एल्कलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज मैंने आपको समझा दिया सभी एल्कल अच्छा, एल्कलाई बेसिस का ही होता है, बेस का ही पार्ट होता है एल्कलाई। तो इट मीन बेस का अगर वो पार्ट है तो एल्कलाई तो बेस ही हुआ ना। तो सभी जितने भी एल्कलाई है वो बेस है, बट जितने भी बेस है वो एल्कलाई नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो एल्कलाई है। वो कुछ पार्ट ऑफ बेस एल्कलाई क्यों है? क्योंकि वो कुछ पार्ट वाटर में सॉल्यूबल है, जबकि सभी बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। तो इसीलिए सभी एल्कलाई बेस है, बट सभी बेस एल्कलाई नहीं है। सभी बेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो सकते। आई बात समझ? आई बात समझ? अगर आपको एल्कलाई का मतलब समझ आ गया, आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर डालोगे, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी बच्चे, लेट्स कम टू दिस टॉपिक इन विच वी आर डूइंग। मैं आपको सिर्फ फटाफट ऊपर से बता रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वीक एसिड कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, वीक बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा होता है NaOH, MgOH, NaOH, KaOH, ठीक है। वीक एसिड होता है हमारा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। वीक बेस हमारा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी होते हैं, ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। और हमारे कमेंट बॉक्स में बताने की कौन कौन से वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और भी इनके अलावा और भी हैं, आप वो भी लिखोगे, ओके। ये मेन है, इनको लर्न कर लेना, ओके। यू हैव, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंड लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद हम पीएच लेवल वाला सब कुछ करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म। हाँ जी, मैं कीटो पीड्यूस पीएच लेवल वाला टॉपिक करने से पहले मैं एक टॉपिक करवाना भूल गई थी, विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स। और ये जो सोर्स है उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो हमें पता करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। जो मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ ना बेटा, उसको मान लिया करो कि यस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मैंने यार बोर्ड दिए हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज पेपर में आती है। ये पेपर में आती है, अगर आपके स्कूल में वीकली टेस्ट भी होते होंगे तो उनमें भी डालते होंगे टीचर। अभी नहीं होंगे, बट रुक के जब होंगे तो उनमें पक्का डालेंगे। और उसमें से सबसे मेन होता है टोमेटो, अनियन, टर्मरिक और विनेगर। ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं विनेगर। विनेगर के अंदर होता है हमारा एसिटिक एसिड। क्या होता है हमारा? एसिटिक एसिड। और ये याद रख लो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। हाँ जी मैं क्यूटूस, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, बाकी सारा आप खुद करोगे। ऑल राइट, ऑल राइट, बाकी सारा आप खुद करोगे, मतलब खुद इनकी फॉर्मूला लिखोगे। मैंने सिर्फ एसिटिक एसिड का लिखा है। नाउ विनेगर का हमें समझ आ गया कि ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन दोनों का होता है हमारा सिट्रिक एसिड, दोनों में मतलब सिट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक और ग्रेप्स में हमारा टार्टिक एसिड होता है। सोर मिल्क, सोर मिल्क मतलब खट्टा मिल्क, मतलब कर्ड, कर्ड, खट्टा मिल्क मतलब कर्ड। कर्ड के अंदर हमारा होता है लैक्टिक एसिड, वी ऑल हैव नो, है ना। टोमेटो के अंदर हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड, एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग, ये दोनों के अंदर होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। इसका एक और नाम है विच इज मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। आप ये भी लिख दोगे तो भी सही है, ये भी लिख दोगे तो भी सही है। यूरिन के अंदर होता है हमारा यूरिक एसिड, एंड अनियन, अनियन जो होता है हमारा अमोनिया एसिड। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, दीज आर दी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। टोमेटो का ये, और ये, और ये भी है, कर सकते हो ये दोनों, ये 5 है, ये 5 के 5 लर्न कर लेना अच्छी तरह से। एसिटिक एसिड, टार्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मेथनॉइक या फॉर्मिक एसिड और मैनिक एसिड, ठीक है। अमोनिया एसिड, सॉरी, ये सब लर्न कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू पीएच लेवल क्वेश्चंस, मतलब पीएच लेवल टॉपिक्स। हाँ जी, my Q2s, let's start our pH scale
टॉपिक, ठीक है। अब पहले तो हम देख लेते हैं हमारा पीएच स्केल। जो हमारा पीएच स्केल होता है उसमें होते हैं टोटल 14 नंबर्स, और 14 नंबर्स में अलग अलग कलर होते हैं, उनके अलग अलग वैल्यूज होती हैं। पहले आपको जानना होगा 0 to 6 होता है हमारा एसिडिक, 0 to 6 हमारा एसिड में आता है, और 8 to 14 हमारा एल्कलाइन में आता है, और जो अकेला 7 है, अकेला 7 हमारा न्यूट्रल में आता है। हमारा 0 to 6 एसिड में आता है, और 8 to 14 एल्कलाइन, एल्कलाइन या बेस बोल लो, या बेस बोल लो, आता है। और जो हमारा अकेला 7 है वो हम सभी को पता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन कलर। कौन सा कलर होता है न्यूट्रल का? डार्क ग्रीन कलर। ठीक है। अब 0 पे रेड कलर होता है, 1 पे पिंक, 2 पे ऑरेंज, 3 पे बेज, 4 पे येलो, 5 पे क्या था ये, लाइट ग्रीन, 6 पे ग्रीन, 7 पे डार्क ग्रीन, 8 पे सी ग्रीन, 9 पे पेल ब्लू, 10 पे ब्लू, 11 पे डार्क ब्लू, 12 पे वॉयलेट, 13 पे पर्पल, और 14 पे डार्क पर्पल। 14 पे डार्क पर्पल। अब मैंने जो बोला है उसको फटाफट नोट कर लेना, ठीक है। अब 0 to 2 जो पीएच लेवल होता है, 0 से लेकर 2 तक, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। वो किसमें आता है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में। और 3 से 6 तक हमारा आता है वीक एसिड में। 7 हमारा न्यूट्रल है, वो हमें पता है। अब 8 to 10 हमारा आता है वीक बेस में। इधर क्या था? पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। इसमें पहला वीक, दूसरा स्ट्रॉन्ग, ऐसे फिक्स हो गया। तो इसमें वीक बेस हो गया। और 11 से लेकर 14 वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। आई बस समझ। अब कुछ देख लेते हैं हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे अंदर पीएच लेवल हमारा होता है 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का होता है लोअर देन 5.6, मतलब 5.6 के लोअर होता है, नीचे होता है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक में होता है। हमारा क्या होता है? हमारा होता है न्यूट्रल। हमारा न्यूट्रल, इनका थोड़ा सा एसिडिक में होता है, वीक एसिडिक मान लो। इन प्लांट 5.0 से लेकर 7.8, मतलब इनका वीक एसिड के बीच बीच में यहाँ पे आता है, ठीक है। कॉजिंग टूथ डिके, हमारे दांतों का पीएच लेवल 5.5 से कम होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है? हमारा एसिडिक होता है दांतों का पीएच लेवल, ठीक है। इतना समझ आ गया? न्यूट्रल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक, बेस क्या होता है, सब समझ आ गया। अब कुछ और हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद अवर बहुत ही थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, ऊपर ऊपर से कवर करने हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कवर तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये वाला टॉपिक हमारा सॉल्ट्स के ऊपर। सॉल्ट्स आप सभी को पता है आयनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, कैटियन और एनियन के चार्ज से जो बनता है वो सॉल्ट होता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हम सभी को पता है। सॉल्ट्स में ना 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस, और एक होता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उनमें क्या होता है, जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनका पीएच वैल्यू 7, मतलब न्यूट्रल होता है। इसमें जब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो और बेस हमारा वीक हो तो लेस देन 7 होता है। और यहीं पे उल्टा, अगर हमारा एसिड वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ पे मोर देन 7 हो जाता है पीएच लेवल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनकी। NaCl ब्रैकेट NaOH प्लस HCl, CuSO4 ब्रैकेट CuOH2 प्लस H2SO4, Na2CO3 NaOH प्लस H2CO3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स नहीं है, बस इनका ये पीएच वैल्यू याद रख लो, पीएच वैल्यू बस इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट पीएच वैल्यू। अब कॉमन सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारा कॉमन सॉल्ट वाला क्वेश्चन। अब है
इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। हमारे घर के अंदर कॉमन सॉल्ट पाया जाता है। वो कॉमन सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कॉस्टिक सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। ब्लीचिंग बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3। और ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा CaOCl2। इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए, ये तो समझ आ गया ना आपको सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, कॉम्बिनेशन से बनता है। किसके कॉम्बिनेशन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन और नेगेटिव चार्ज मतलब एनायंस। ठीक है, उन दोनों के चार्ज से बनता है। और सॉल्ट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब 7 ही होता है इसका पीएच वैल्यू। इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं: स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वाले में +7 होता है, वीक वीक बेस में <7 होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में जब दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल होता है। ये भी पता है हमें। अब जो हमारे घर पे जो चीजें पाई जाती हैं वो कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मतलब सब कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे हम। हाँ जी, मैं की टू दिस कम टू दिस टॉपिक। इसके अंदर हम अभी 3 चीजें पढ़ रहे हैं, इसके बाद 2 चीजें और पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिपेयरिंग ऑफ NaOH फ्रॉम NaCl। ठीक है। अब NaOH कैसे बनता है? NaOH कैसे बनता है? NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो क्या होता है? हमारा NaCl क्या करता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस NaCl डिकम्पोजेस टू फॉर्म। जो हमारा NaCl होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन हो जाता है वो किस पे चल जाता है? कैथोड पर। और क्लोराइन हमारा एनोड पर आ जाता है, ठीक है। क्लोराइन हमारा एनोड पर, हाइड्रोजन हमारा कैथोड पर आ जाता है। और जो ये कैथोड के पास ना थोड़ा सा NaOH आ जाता है, मतलब कॉस्टिक सोडा आ जाता है, तो वहीं से हम इसको ले लेते हैं, तो वहीं से ये बनता है। ठीक है। NaOH प्रिपेयर कैसे होता है? जब हम ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो क्लोराइन गैस हमारी अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है। वहीं कैथोड के पास थोड़ी सी ना वो NaOH सोल्यूशन आ जाता है, तो वहीं से हम इसको वहीं पे ही बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी NaCl मतलब ब्राइन सोल्यूशन ही लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, जो क्लोराइन गैस होती है उसको हम कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से जो ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बनता है, ठीक है, वहीं से हमारी ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाती है। एक्शन ऑफ क्लोराइन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइन, मतलब कि जो हमारा क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होता है, मतलब इसको इसी प्रोसेस को जो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोसेस है उसको क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। वही सेम चीज होती है, बस जो हमारी क्लोराइन गैस होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं ड्राई स्लेट लाइन को। जो हमारी ड्राई स्लेट लाइन होती है उसको हम क्लोराइन गैस के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, तो वहां से हमारा वाटर और ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूसेस क्या क्या होते हैं? एक तो होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, हमारा ये होता है। अब हम कर रहे हैं प्रिपेयरिंग ऑफ बेकिंग सोडा फ्रॉम NaCl। NaCl मतलब ब्राइन सोल्यूशन में से हम बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaHCO3 is prepared by Solvay process using NaCl as raw material। एक सॉल्वे प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम जो है NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर देते हैं, तो वहां से हम जब रिएक्शन होती है, ये पूरी रिएक्शन है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। जब हम इन पूरी मतलब इन सबको रिएक्ट करवाते हैं, यही हमारा प्रोसेस होता है, मतलब H2 प्लस CO2 प्लस NH3। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। जब हम इसके साथ NaCl को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा एक तो बन जाता है NaH4Cl, ये हमारा बन गया। एक हमारा बन जाता है NaHCO3, ये हमारा क्या आ गया, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है? एक तो हमारा यूज हो गया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज आ जाता है। एक हमारा यूज आता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? सोडा, बेकिंग सोडा को जब हम टार्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं वहां से हमारा बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉशिंग
सोडा के बारे में, ठीक है। हाँ जी मैं क्यूटूस, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, अभी बज चुकी हैं आई थिंक सो 7:45 हो चुके हैं, और मैं 3:30 लगी हुई हूँ बनाने, और अभी इतना टाइम हो जाता है, मेरी भी बस हो गई हुई है। चलिए लेट्स स्टार्ट। लेक्चर चाहे छोटा है पर मेहनत बहुत है बेटा, लिखने में करने में। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक विच इज प्रिपेयरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम NaCl मतलब ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन में से हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं? वॉशिंग सोडा क्या करता है, NaHCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं वो Na2CO3 बनाता है, और जब हम Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक वॉशिंग सोडा बन जाता है। वो क्या दे देता है हमें, वॉशिंग सोडा दे देता है, अब बेसिक सॉल्ट हमें दे देता है। जैसे जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो उसने Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 दिया। जब हमने Na2CO3 को वाटर के साथ किया तो क्या हुआ, Na2CO3 डॉट 10H2O मतलब वॉशिंग सोडा उसने हमें दे दिया। ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। नंबर ऑफ वाटर के जो मॉलिक्यूल चाहिए जिनको हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए हमें नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, हम उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा थे फॉर मेकिंग बोरॉक्स, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन ग्लास, सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज। वॉशिंग सोडा के यूज में होता है, ग्लास में यूज होता है, ये सोप में भी यूज होता है, और पेपर की इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं। ठीक है, आई बस समझ। नाउ लेट्स कम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। घरों में लगती है जब हमारे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, जब वहां पे प्लास्टर चढ़ता है तो उस पे भी POP लगती है। ठीक है, जो हार्ड हो जाता है, एकदम हार्ड रिच्ड हो जाता है, तो वो POP होती है। ठीक है, वो क्या होता है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 K इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हैमिडाइड। मतलब ये होता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, POP। जिप्सम क्या होता है, एक हार्ड हार्ड रिच्ड स्ट्रक्चर टाइप होता है। क्या होता है, हार्ड रिच्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि व्हाइट पाउडर मिक्सिंग विद वाटर चेंज इनटू जिप्सम। मतलब जब ये POP को व्हाइट पाउडर होता है, ये जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो एकदम थिक और रिच्ड बन जाता है। जब ये सूखता है तो एकदम पत्थर बन जाता है। ये चीज होती है हमारी जिप्सम। ठीक है, ये होती है हमारी जिप्सम। जिप्सम का ये फॉर्मूला है, जब हम POP को हाफ इंटू H2O में करते हैं तो हमारा जिप्सम बनता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अब यूजेस ऑफ POP देख लो, मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, टॉय और डेकोरेशन के मटेरियल्स में यूज होता है POP, और प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट देने के लिए POP हम यूज करते हैं। घरों में भी वो पुट्टी होती है, उसमें भी POP होता है। ठीक है, इन सब में यूज होता है। हाँ, हो गया चैप्टर कंप्लीट। आगे समझ, वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, अब तो मैंने बड़ा बड़ा ही लिखा था। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं भी दिखता ना, जूम कर लिया करो, स्क्रीन जूम कर ही सकते हो, वहां पे जूम करके देख लिया करो। मैं साइड इतना हटी होती हूँ, जो मर्जी जूम करके देख लिया। ठीक है, अब होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। मैं इतनी जरा बोर्ड इरेज कर दूं, फिर थोड़ी सी आपसे बातें करके फिर मैं आपको बाय बाय टाटा कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी भाई, क्यूटू, हमारा चैप्टर हो गया ये समाप्त, कंप्लीट। ओ स्माइली बनानी रहेगी, रुको। हम तो भाई कंप्लीट लिख के स्माइली भी तो बनाते हैं। कंप्लीटेड। डोरेमोन ही बना देते हैं, चलो। बड़ा क्रीपी से ही डोरेमोन बनता है मेरा तो। चलो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम सब रेस्ट करेंगे, आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करूंगी। आप पढ़ाई की कोई बात नहीं करनी, अब सिर्फ हम रेस्ट करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि आप कैसे हो। ठीक है, आप लोग तो पूछते हैं कि मैम आप कैसे हो, तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि कैसे हो आप लोग। ठीक है,
देख लो, मैं जब भी अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जब भी लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, तो आपका हालचाल जरूर पूछती हूँ कि यू हाउ आर यू माई क्यूरू प्यूरूज। यस दैट्स इट। और आप लोग, मैंने देखा आप लोग ना हमारा इंस्टाग्राम का चैनल नहीं फॉलो कर ले। आपको इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं चाहिए, इट मीन्स आपको ना इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, आपको ना इम्पोर्टेंट पीडीएफ चाहिए, आपको ना इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, इट मीन्स, है ना। जो बस लेक्चर में पढ़ा दिया बस वही है, बाकी दूसरे एफर्ट्स नहीं हमने करने, है ना। यही बात है। और किसी ने भी ना वो क्या कहते हैं, वीकली शेड्यूल ही नहीं देखा। देख लो, उसमें मैंने लास्ट में कुछ बताया भी हुआ है आपको। और मैं जो है, हाँ, एक और चीज याद आई, जो सरप्राइज था। अब वो सरप्राइज आपको हम पोस्ट डालेंगे एक, इस ये जो जिस दिन लेक्चर आ रहा है वेटनेसडे को, वेटनेसडे को ही हमारा 4 बजे, मतलब 4 बजे ये लेक्चर पोस्ट हो जाएगा। और 4 बजे हम एक पोस्ट डालेंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या सरप्राइज था क्या था, और इसका पूरा वीकली शेड्यूल भी मैं पोस्ट ही अब डाला करूंगी। मैंने नहीं अब लेक्चर बना के डाला करने, आप लोग देखते नहीं हो वो चीज, तो इसीलिए अब मैं पोस्ट ही डाला करूंगी। ठीक है, तो या दैट्स इट। आई होप you like this lecture, and stay healthy, stay blessed, okay, stay safe। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारा सैटरडे को जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 आ जाएगा, एंड मंडे को पार्ट 2। और पार्ट 2 के साथ ही मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दूंगी। मीन्स पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स बना के भी नहीं डाल दी, जैसे मैंने यहाँ पे भी डाली हुई थी ना कि चैप्टर 1 की जो इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ की मैंने वो शॉर्ट्स बना के डाली, मैंने वो भी नहीं डाली। अपने आप वहां से जाके लो, मैंने नेम दिया हुआ, सर्च करो, आ जाता है अपने आप वहां पे चैनल। वो फॉलो कर लो, वहां पे सभी आपको अपडेट या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू सून। ठीक है, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।